स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी, या बेटा इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, या बेटा इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा। अब ये होता क्या है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी? होता क्या है बेटा? बेटा कोई भी एटम जो आइसोलेटेड हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम का मतलब बेटा ये हो गया कि उस एटम का किसी दूसरे के साथ कोई बॉन्ड नहीं है। और बेटा आपको आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, वो आपको गैसेस स्टेट में मिलेगा। ठीक है, जो बेटा सिंगल सिंगल एटम है वो बेटा आपको गैसेस स्टेट में मिलेंगे। तो कोई भी आपके पास जो आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, इट मीन्स गैसेस स्टेट में जो एटम होगा, मान लो बेटा ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके आउटरमोस्ट सेल से, जो इसकी वैलेंस सेल है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वैलेंस सेल से बेटा, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है बेटा, उसी को हम बोलते हैं दैट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब ये मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। कहाँ से बेटा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है? फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल, फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। लेकिन बेटा हम आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन तभी रिमूव कर सकते हैं जब आपका एटम सिंगल हो, आइसोलेटेड हो, ठीक है। फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो बेटा जो हम मिनिमम एनर्जी लगाएंगे बेटा, उसको हम बोलते हैं दैट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी या बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा। अगर हम इसकी डिनोशन की बात करें तो कितनी एनर्जी का चेंज होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा आई एच। ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज हो गया, आई का मतलब हो गया बेटा आयनाइजेशन, एच का मतलब हो गया इंथैल्पी। ठीक है, तो जो एच है ये बेटा आपके पास है इंथैल्पी। इंथैल्पी बोलो या इसको हम एनर्जी बोल सकते हैं बेटा, एक ही मतलब है दोनों का। तो जो H है वो इंथैल्पी को डिनोट करता है, या जिसको हम सिंपली एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा, अगर किसी भी हम बेटा किसी भी एटम की आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, अगर उसके पहला केस है, अगर बेटा वहाँ पर चेंज इन आयनाइजेशन इंथैल्पी, अगर बेटा इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो बेटा ये इंडिकेट करता है कि भैया जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, वहाँ पर बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बेटा अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है बेटा, तो ये इंडिकेट करेगा कि जो रिएक्शन है वो आपके पास एंडोथर्मिक है। ठीक है, और इसका मतलब आप समझते हो, एक्सोथर्मिक का मतलब वहाँ पे जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, जो एनर्जी है बेटा वो रिलीज्ड होगी। ठीक है, और एंडोथर्मिक का मतलब बेटा ये हो गया कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब बात आती है कि देखो हम किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सपोज करो बेटा हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो हम 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं बेटा। ठीक है, तो मान लो बेटा कि कोई भी मेटल एटम है जो गैसियस स्टेट में है, मैं वहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ। सपोज करो बेटा मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, एम पॉजिटिव, ये भी गैसियस स्टेट में आयन बन गया बेटा, और इस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। यहाँ पर प्लस साइन डेल्टा आई एच, मतलब यहाँ पर बेटा मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो या तो आप यहाँ पे डेल्टा आई एच वन लिख सकते हो बेटा, ठीक है, या फिर इसको आप अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहो तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट। मान लो बेटा अब आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसी एटम से रिमूव करना है, ठीक है, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 रिमूव होते हैं। अब बेटा अगर आप यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर बेटा यहाँ पर आप रिमूव करना चाहते हो तो जो हम एनर्जी लगाएंगे उसको हम बोलेंगे बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी, दैट इज सेकेंड। ठीक है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा ये, तो पॉजिटिव तो पहले ही था, ये बेटा हो जाएगा 2 पॉजिटिव। या फिर बेटा आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो और कैसे, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड।
इसी तरह मान लो बेटा आप एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना चाहते हो, तो ये जो गैसेस स्टेट में आयन है, आप यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करोगे, उस एनर्जी को हम बोलेंगे बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये M3 पॉजिटिव आयन हो जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया बेटा। या फिर अगर आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करना चाहो तो बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड। इन सभी को हम बोलते हैं बेटा दैट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब एक के बाद एक जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो थर्ड में लगेगी, फिर उससे कम सेकंड में, सबसे कम एनर्जी बेटा फर्स्ट में। तो इसका बेटा जो जनरली, ठीक है, एक्सेप्शन हम बात नहीं करें बेटा, जनरली जो ऑर्डर होता है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल थर्ड या आयोनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, हमें बेटा ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड एंड बेटा एज कम्पेयर टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो ये जो हम एनर्जी लगा रहे हैं इनको बेटा हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी। या बेटा अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहो तो इंथैल्पी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, तो हम क्या बोलेंगे बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड ज़्यादा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी सेकेंड एंड एज कम्पेयर टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी को बेटा अफेक्ट करते हैं, तो बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड करती है। तो बेटा जो हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है वो बेटा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है जिसको बेटा हम बोलते हैं दैट इज जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेटा हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इट मीन्स बेटा जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा, उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्योंकि आपको बताया बेटा अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो बेटा इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का ट्रैक्शन भी तो ज़्यादा लगेगा, और अगर बेटा न्यूक्लियस का ट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो बेटा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी बेटा। सेकंड बेटा जो फैक्टर है वो बेटा आपके पास है एटॉमिक साइज। ठीक है, या बेटा इसको आप एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो। तो आपको पता है बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। ठीक है बेटा, इट मीन्स बेटा जितनी एटम की साइज ज़्यादा होगी उतनी ही आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है एटम की साइज बेटा लार्ज होने का मतलब है कि वहाँ पे नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हम एटॉमिक रेडियस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस और जो लास्ट जो आउटरमोस्ट सेल है, लास्ट सेल है, ठीक है, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। ठीक है ना बेटा, तो अब आपको पता है कि अगर साइज बड़ी है तो न्यूक्लियस का और जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होगा, और अगर अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी बेटा बड़ी साइज होगी उतना ही न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस हो ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बेटा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो साइज बड़ी तो एनर्जी बेटा में कम लगानी पड़ेगी, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अपवर्ड जब भी बेटा मैं एरो यूज़ करूँगा वो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, डाउनवर्ड डिक्रीज को। तीसरा बेटा आपके पास है दैट इज स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट, दैट इज बेटा स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट। इसको बेटा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है ना, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना उसका शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी कम लगेगी। तो हम बोल सकते हैं बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, या बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और मैं आपको फिर रिमाइंड करवा देता हूँ, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट सिंपली आप, वैसे तो बेटा इसकी दो डेफिनेशन है, बट आप एक डेफिनेशन ये समझो कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बेटा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगा। अब जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस को अच्छी तरीके से शील्ड किए हुए हैं, अच्छी तरीके से बेटा उन्होंने इलेक्ट्रॉन को सराउंड कर रखा है, घेर रखा है। तो बताओ अगर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छी तरीके से शील्ड करेंगे तो इस आउटरमोस्ट सेल के ऊपर अट्रैक्शन कम लगेगा, तो इसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। इट मीन जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ज़्यादा शील्ड करेंगे उतना ही एनर्जी कम लगानी पड़ेगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास फैक्टर आता है, नेक्स्ट बेटा आपके पास फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास फैक्टर आता है, फोर्थ फैक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से देखना बेटा, जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा स्टेबल होगी, ठीक है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि हम बोल सकते हैं दैट हायर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन हायर विल बी द आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको पता है जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है बेटा किससे, हाफ फिल्ड से, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है दैट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड से, इनकम्प्लीटली फिल्ड से। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से। अब बात आती है कि सर कैसे, अब बेटा इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे बेटा क्वेश्चन आता भी है, व्हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है बेटा, इज हायर देन आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो ज़्यादा है बेटा किससे, ऑक्सीजन से। मतलब हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी जो नाइट्रोजन की है बेटा वो ज़्यादा है। ठीक है, किससे ज़्यादा है भाई, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, O2, इसको हम N2 बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ऐसा क्यों होता है, तो बेटा जब मैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होगी 1s2 2s2 और बेटा 2p3, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास 1s होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बेटा आपके पास 2s हो गया, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये बेटा 2p हो गया। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। ऑक्सीजन है बेटा एटॉमिक नंबर 8 है। अगर बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 और बेटा 2p4, तो आप बेटा यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये इसमें 2, फिर ये 2 और 4, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी बेटा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली आपको पता है कि ये जो p सबसेल है 2p, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 6, क्योंकि भैया एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये अभी ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, और बेटा ये क्या आपके पास ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, तो ये बेटा आपके पास है इनकम्प्लीटली फिल्ड। और आपको पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो आपको पता लग गया कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन इंथैल्पी इसलिए ज़्यादा है बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, स्टेबल मीन्स ये हाफ फिल्ड है, और ऑक्सीजन की बेटा इसलिए कम है बिकॉज ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल्ड। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आता है वो आता है बेटा दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट।
दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखना बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता क्या है। ठीक है भाई, आपके पास कोई भी एटम है, ठीक है, तो ये इसकी बेटा क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी ये इनकी सेल्स हैं, ऑर्बिट हैं बेटा। ये मान लो बेटा ये आपके पास फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ठीक है, या फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अब आपको पता है जो थर्ड सेल है, थर्ड ऑर्बिट है बेटा, इसके अंदर सबसेल भी हैं। इसमें सबसेल कौन कौन सी है, एस है, पी है, डी है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि भाई जो एक ही सेल, कोई भी पर्टिकुलर सेल ले लो, उसके अंदर जो सबसेल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं दैट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल्स या सबसेल ऑफ सेम सेल। इसी सेल की ये जो अलग अलग सबसेल है, सेल तो थर्ड है बेटा, लेकिन इसकी जो अलग अलग सबसेल है इनसे इलेक्ट्रॉन को जो हम रिमूव करते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब आप बताओ बेटा, अगर थर्ड सेल में देखें तो सबसे क्लोज कौन सी है, एस, सबसे पहले एस आती है बेटा, फिर पी सबसेल आती है, फिर डी सबसेल। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, एस के ऊपर, बिकॉज ये सबसे क्लोज है, सबसे पहले आ रही है, फिर पी, फिर डी, ठीक है बेटा। और अगर फोर्थ सेल है तो बेटा फोर्थ सेल से एफ सब सेल भी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये फोर्थ सेल है तो इसमें भी और छोटे छोटे लेवल होते हैं बेटा, हाइपर फाइन लेवल। तो इसमें बेटा आपको क्या मिलेगी, एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बेटा किस पे लगेगा, एस पे, फिर पी पे, फिर डी पे, फिर एफ पे। तो बताओ अगर हम बोलें कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, ठीक है बेटा, तो उसका बेटा ऑर्डर क्या होगा, एस पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, फिर पी पे, फिर डी पे और फिर एफ पे। पेनिट्रेशन पावर क्या है, यही है बेटा कि एक सेल के अंदर, जैसे फोर्थ सेल है, इसमें जो डिफरेंट सब सेल है इनसे जो हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, या इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किस पे, एस पे, फिर पी पे, फिर डी पे, फिर एफ पे। तो बेटा ये इसका क्या है, हम बोल सकते हैं पेनिट्रेशन पावर है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, फिर पी से, फिर डी से, और फिर एफ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है। तो ये होता है बेटा पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बेटा ये आता है दैट एक्सप्लेन द वेरिएशन, दैट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ठीक है कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी कर रही है, चेंज हो रही है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर, उसको आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो बेटा हम इसका आंसर लिखेंगे, पीरियड में देखो कैसे चेंज होगी। भाई आपको पता है जब भी आप किसी भी पीरियड में बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, दो चीज़ें जरूर होती हैं, कोई भी पीरियड हो बेटा, जनरली एक्सेप्शंस की मैं बात नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें जरूर होती हैं बेटा। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो एक तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो बढ़ेगा। दूसरी बात बेटा, जो एटॉमिक साइज है, ठीक है बेटा, जो एटॉमिक साइज है या जो एटॉमिक रेडियस है बेटा, वो क्या करता है, लगातार डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या साइज घट रही है, तो आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बेटा रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इट मीन्स कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे बेटा, तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, बिकॉज लेफ्ट से राइट की तरफ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बिकॉज साइज कम हो रही है। और आपको पता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा इंक्रीज करेगा, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इन ग्रुप। तो बेटा जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, हमारे पास 18 ग्रुप है। आप किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आओगे, ठीक है बेटा। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो बेटा एक चीज़ कॉमनली होती है, वो बेटा क्या है, साइज इंक्रीज करती है, ठीक है। और बताओ अगर साइज इंक्रीज करेगी तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बिकॉज बेटा
आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि देखो कैसे वेरिएशन होगा। ठीक है, वेरिएशन बेटा किसका है, ये आपके पास है बेटा, दैट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आता है वो बेटा आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलो या बेटा इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बेटा ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। मान लो बेटा ये आपके पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ठीक है, ये सिंगल स्टेट में बेटा आपके पास गैसियस एटम है। ठीक है, अब अगर बेटा ये कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सिंपल सी बात है बेटा, इस एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बेटा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और बेटा आपको पता है अट्रैक्शन से ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है। जब भी किन्हीं दो एटम के बीच में अट्रैक्शन होता है तो हमेशा एनर्जी बेटा क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ऑलवेज जो एनर्जी है बेटा वो रिलीज होगी जब भी अट्रैक्शन होगा। तो ये मान लो बेटा आपके पास कोई सिंगल एटम है, आइसोलेटेड एटम है, मतलब इस एटम का किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं है बेटा। और बताओ सिंगल एटम आपको कौन सी स्टेट में मिलेगा बेटा, गैसीय स्टेट में। तो बेटा जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो बेटा ये एनर्जी बेटा क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक्स नेगेटिव गैसियस आयन। अब बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ माइनस डेल्टा ई जी एच। देखो एच का मतलब तो हो गया इंथैल्पी, एनर्जी बेटा, जो इंथैल्पी वर्ड आ रहा है। डेल्टा का मतलब हो गया बेटा चेंज, और ईजी का मतलब हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, और ये बेटा नेगेटिव साइन है, ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही, इट मीन्स बेटा प्रोसेस कैसा है बताओ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट मीन्स बेटा हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सिंपली क्या होती है बेटा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है बेटा, व्हेन ए न्यूट्रल आइसोलेटेड, ठीक है बेटा, गैसियस एटम एक्सेप्ट एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो जब कोई न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो बेटा एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये देखो नेम इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है, और उस टाइम पे जो इंथैल्पी में चेंज हो रहा है, जो एनर्जी में चेंज हो रहा है बेटा। ठीक है, और बताओ गेन करने के बाद क्या बनेगा भाई, गेन करने के बाद क्या बनेगा, वो नेगेटिव आयन बनेगा। जैसे ये रहा आपके पास, ये क्या है बेटा, दैट इज गैसियस नेगेटिव आयन। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अभी बेटा मैंने ऊपर दिखाया है, दैट इज डेल्टा चेंज को बेटा, इजी का मतलब क्या हो गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन, और एच का मतलब बेटा क्या हो गया, इंथैल्पी। तो बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ई जी एच। और बेटा अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन, अगर मान लो एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है बेटा, अब आते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बेटा डिपेंड करती है। दैट इज हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कौन से फैक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बेटा डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास बेटा टॉपिक है। तो अगर बेटा सबसे पहले देखें तो बेटा वो हमारे पास है एटॉमिक साइज।
दैट इज एटॉमिक साइज। आपको पता है बेटा, जब मैं एटॉमिक साइज के बारे में बात कर रहा हूँ तो बताओ, अगर एटॉमिक साइज स्मॉल है, ठीक है, तो क्या होगा, न्यूक्लियस और जो बाहर से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मान लो भाई ये साइज स्मॉल है, ठीक है, तो बेटा जो बाहर से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन बेटा अगर ये साइज लार्ज हो गई, ठीक है, अगर ये साइज बेटा लार्ज है तो आपको पता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में जो बेटा अट्रैक्शन है वो क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, दैट इज मोर अट्रैक्शन, ठीक है बेटा। और बेटा यहाँ पर क्या होगा बताओ, दैट इज लेस अट्रैक्शन, लेस अट्रैक्शन, ठीक है। इट मीन्स बेटा बताओ, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी भाई, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर बेटा क्या है, जो देखो एनर्जी दोनों में रिलीज हो रही है, फर्क क्या होगा, यहाँ पर हाइयर नेगेटिव वैल्यू होगी बेटा, हाइयर नेगेटिव वैल्यू किसकी बेटा, ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यहाँ पे लेस नेगेटिव वैल्यू होगी बेटा, लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बेटा आप एक चीज़ समझ जाना क्लियरली कि जो नेगेटिव साइन है ये सिंपली ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। आप मैथमेटिकल फॉर्म में ये मत लेना, आपको पता है जितना नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है वो वैल्यू उतनी छोटी होती है, वो आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको सिर्फ ये देखना है या -20 या -40 मान लो। अब आपको पता है कि इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, जनरली अगर नॉर्मली देखें तो -20 है, लेकिन हमें ये मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लेना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वह 20 और 40 चेक करना है। नेगेटिव तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी ये भी रिलीज हो रही है, एनर्जी ये भी रिलीज हो रही है। तो -40 का मतलब बेटा यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। तो नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड को नहीं, सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि भैया एनर्जी रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेटा हम बोल सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक साइज के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है दैट इज डेल्टा EgH, ठीक है बेटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा एटॉमिक साइज के, दैट इज एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज कम होगी तो ऑब्वियसली बात है, साइज कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। और अगर बेटा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, साइज बड़ी होगी तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है बेटा। सेकंड बेटा जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है बेटा दैट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आपको पता है जितना जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा होगा भाई। मान लो बेटा यहाँ पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज 20 है और यहाँ बेटा 30 है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतना भैया अट्रैक्शन भी तो ज़्यादा लगेगा। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा, तो बेटा एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें थर्ड फैक्टर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है तो बेटा कोई भी एटम अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। और आपको पता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होती हैं, इसीलिए उनकी बहुत कम टेंडेंसी होती है कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको क्या करें बेटा, वो गेन करें, ठीक है। तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं बेटा, ठीक है, और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है बेटा, उनकी बहुत ही लेस टेंडेंसी होती है, वेरी लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते बिकॉज जो स्टेबल हैं बेटा, ठीक है। और फिर भी अगर आप उनको चाहते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, ठीक है, तो अगर आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो आपको बेटा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा
वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी ऑर्बिटल ऑलरेडी स्टेबल है। तो अगर आप उनकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करोगे तो आपको ज़बरदस्ती जो रिपल्सन डालेंगे उसको कम करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो बेटा उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आता है, इट मीन्स वहाँ पर उस एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, हम ज़बरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बेटा। उस टाइम पर बेटा उसकी जो वैल्यू आएगी बेटा, वो वैल्यू आएगी बेटा दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू आएगी बेटा।